ये सिंपल सा है, एक सरकार जो चल रही थी उस सरकार को आगे कंटिन्यू 5 साल करने के लिए एक मजबूत जनादेश। तो बिहार में जो नीतीश कुमार ने सेट किया प्लान, जिस तरह से उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई, उस रणनीति में नीतीश कुमार पास हो गए। बिहार की जीत में आरएसएस का एक बड़ी भूमिका थी। यानी 80-81 सीटें 82 सीटें हम छीन लेते हैं तो हम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का बैकबोन तोड़ देंगे और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ पाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, ये हमारा खास कार्यक्रम इनसाइड स्टोरी है। जी हाँ, बिहार में आपने देखा कि किस प्रकार से ऑपरेशन लोटस जो है वो सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन क्या ऑपरेशन लोटस जो सक्सेसफुल हुआ वो लगातार जारी रहेगा बिहार में? क्योंकि अगल बगल राज्य में जो है वो चुनाव होने हैं। किस तरीके से ऑपरेशन लोटस झारखंड हो या बंगाल हो या उत्तर प्रदेश, किस तरीके से ऑपरेशन लोटस काम करेगा? आपको बता दें कि आपने देखा ही है किस तरीके से प्रचंड बहुमत से बिहार में एनडीए ने सरकार बना लिया है। लेकिन अब बगल के राज्यों में टेंशन जो है वो बढ़ चुका है, चाहे वो ममता बनर्जी हो या हम बात कर ले योगी आदित्यनाथ, या अगर हम बात कर ले एक और राज्य में जहां चुनाव होना है, झारखंड में। इन सभी जगहों पे बिहार के देखने के बाद जो है टेंशन बढ़ चुका है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बाबा से बातचीत करेंगे। तो ऑपरेशन लोटस किस तरीके से झारखंड या बंगाल या उत्तर प्रदेश में जो है वो होना है। बहुत स्वागत है बाबा आपका। देखिए, आपने तो उत्तर प्रदेश और बंगाल को जोड़ लिया, मैं इसको बिहार से जोड़ता हूँ। जी, बिहार में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे के जितने भी सर्वे आपने देखे होंगे, अलग अलग तरह से लोग अपने अपने हिसाब से इसको जोड़ घटाव कर रहे हैं। चुनाव आयोग के मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने घाल मेल किया, ईवीएम से खेल हुआ, नीतीश कुमार ने अंतिम समय में गड़बड़ किया, एसआईआर चीजें मैंने कहीं ना कहीं एसआईआर का तो मुद्दा ही साफ हो गया है। यहाँ बिहार में एसआईआर का मुद्दा पूरी तरह से ध्वस्त रहा, क्योंकि बिहार की जनता को ये पता था कि एसआईआर के मुद्दा में बहुत कुछ ऐसा नहीं था। सिंपल सी बात थी कि आपको आइडेंटिफाई किया जा रहा था कि आप वोटर हैं या नहीं है, आप वोट देते हैं कि नहीं देते हैं, आपका नाम कितनी जगह जुड़ा हुआ है, कितने जगह आप घालमेल करते हैं। क्योंकि अलग अलग चरणों में चुनाव होते हैं, तो मान लेते हैं कि आपका पटना में वोटर लिस्ट में नाम है और छपरा में भी है जी, तो पटना में दिए, छपरा में जाकर के दे रहे हैं। तो एक ही व्यक्ति दो जगह वोट दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र में ये गलत तरीका है। लोकतंत्र में होल इसको कहा जाता है जी। तो उसको सुधार करने की जरूरत थी, बिहार की जनता ने समझा। हालांकि एसआईआर को लेकर के 16-17 दिन का जो ड्रामा हुआ वो आपने देखा ही होगा। बिल्कुल, ड्रामा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एसआईआर से ज्यादा बाकी सब चीजें उसमें हुई। खैर, बिहार की जनता ने उसको नकार दिया। एसआईआर का असर जो है अब लग रहा है, भले ही जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनको लगता होगा कि एसआईआर के चलते ही ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि अब प्रचंड बहुमत आया है। अब ऐसे में एसआईआर को लेकर के वो अपने अलर्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ बात कुछ अलग है। देखिए, इतनी प्रचंड जीत के पीछे सिर्फ एक कारण हो ये नहीं कहा जा सकता है। न तो कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था, न ही आपने देखा था गांधी मैदान में आमरण अनशन पर कोई बैठा हुआ था। बिल्कुल, ये सिंपल सा है, एक सरकार जो चल रही थी उस सरकार को आगे कंटिन्यू 5 साल करने के लिए एक मजबूत जनादेश था जी। तो इसके पीछे का मकसद यही था कि विपक्ष निश्चित रूप से कमजोर था, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं थे और विपक्ष ये समझाने में असफल रहा कि सत्ता पक्ष ने पिछले 20 सालों में या 5 सालों में क्या किया क्या नहीं किया। बिल्कुल, आप सब्ज बाग दिखाते रहे, आपने जो एजेंडा दिया वो एजेंडा आपका परफेक्ट नहीं था। तो बिहार में जो नीतीश कुमार ने सेट किया प्लान, जिस तरह से उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई, उस रणनीति में नीतीश कुमार पास हो गए और बाकी के लोग फेल कर गए। बिल्कुल, इसमें कई ऐसे हिडन एंगल थे जिसकी चर्चा बहुत कम हुई है। कभी आपने सुना कि आरएसएस की चर्चा इस पे हुई हो? बिल्कुल नहीं, आरएसएस की कोई चर्चा ही नहीं, भूमिका की कोई चर्चा नहीं हुई। और यही आरएसएस है जिसने अपनी भूमिका थोड़ी हल्की कर दी थी। तो 2024 में जो हुआ उसके परिणाम सबके सामने है। बिल्कुल, 400 का आंकड़ा तय करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम, जिसमें एनडीए गठबंधन का जो वर्तमान स्वरूप है बिहार से जुड़ा हुआ या देश भर में, उस स्वरूप ने पूरी मजबूती के साथ 400 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया। क्या 400 सीट जीत करके आए? क्या बिल्कुल नहीं हुआ। 300 भी नहीं आया। हाँ जी, आप 50% पर आकर के टिक गए। बिल्कुल, और भाजपा को वहां झटका भी लगा था। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आप 2 बार आरएसएस जब आपका 2014 2019 में आपका सपोर्ट करता है, अपनी स्ट्रेटजी पर आपको चुनाव लड़वाता है,
तो आप पूर्ण बहुमत में अकेले दम पे आते हैं, और जैसे ही आरएसएस थोड़ा अपना पैर पीछे खींचता है तो आप जो है बैकफुट पे आ जाते हैं और आप बैसाखी के सहारे चलना शुरू कर देते हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि आरएसएस इस देश में जिसकी जड़ें बहुत मजबूत है, वो अगर कोई स्ट्रेटजी बनाता है, आरएसएस के कई विंग हैं, कई सेक्टर्स हैं जिसमें काफी संख्या में समर्पित कार्यकर्ता हैं, और आरएसएस के कार्यकर्ताओं में सबसे बड़ी बात है कि उनको और किसी से नहीं, किसी बात से नहीं, उनको सीधे सीधे राष्ट्रभक्ति का एक पाठ पढ़ाया जाता है और उस पाठ को लेकर के वो राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहते हैं। उनको लगता है कि जो मेरा मास्टर कह रहा है, जो मेरा बॉस कह रहा है, या जो मेरा नेता कह रहा है, मुझे उसका पालन करना है और उसको बेहतर करके अपनी थोड़ा सा इमेज उसके सामने बड़ा और बेहतर करके दिखाना है। इस काम को लेकर के, और जहां इस तरह की भावना होती है वहां चीजें और बेहतर होकर निकलती हैं। लेकिन तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बिहार की जीत में आरएसएस का एक बड़ा बड़ी भूमिका थी, और उस भूमिका को नीतीश कुमार भी इनकार नहीं करते हैं, क्योंकि आरएसएस के साथ साथ नीतीश कुमार का जो आरएसएस को लगातार आप देखा होगा कटघरे में खड़ा करने वाले नीतीश कुमार भी हैं, कई बार कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन स्ट्रेटजी जो आरएसएस ने बना करके दी है, इसके अलावे आरएसएस ने जो भारतीय जनता पार्टी को बताया कि इस एंगल पर आप काम कीजिए, उस एंगल पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और नतीजा सबके सामने है, 202 सीटें जीत करके आप आते हैं। लेकिन बाबा एक बड़ा सवाल है, जैसा कि आपने कहा कि बिहार में तो ऑपरेशन लोटस में किस तरीके से आरएसएस और भाजपा और बाकी नीतीश कुमार ने फील्ड सजाया, क्रिकेट खेला और ऐसा खेला कि सबको ध्वस्त कर दिया। इसको आप 2024 के नजरिए से देखिए। बिल्कुल 2024 में नीतीश कुमार ने एक पिच सेट किया था, आपको याद है ना, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश को मिलाकर के 162 सीटों पर उन्होंने एक पिच सेट किया था कि 162 सीटों में 50% हम अगर भारतीय जनता पार्टी से छीन लेते हैं, यानी 80-81 सीटें, 82 सीटें हम छीन लेते हैं, तो हम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का बैकबोन तोड़ देंगे और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ पाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये हो नहीं पाया जो है वो कैसे नहीं हो पाया? हो पाया, बिल्कुल हो पाया। अगर नहीं हो पाया होता तो भारतीय जनता पार्टी अपने फिर पूर्ण बहुमत की सरकार में होती जी। लेकिन कमर टूटा तभी जाकर के भारतीय जनता पार्टी आकर के 240 पे अटक गई। 272 सीटों में 32 सीटों का अंतर पड़ गया, और ये 32 सीटें आप कहां से आई हैं इसको आप समझ लीजिएगा तो आपको उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार समझ में आने लगेगा। सिंपल सी बात, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, आप जीत करके 2019 में कितना आते हैं? 62 सीटें, ठीक है। इस बार कितना जीत करके आए हैं? लगभग 50%, 37 सीटें, 36-37 सीटें आप जीत करके आए हैं, यानी कि आपकी कमर यहां टूटी। बिल्कुल, लगभग 50%। बिल्कुल। दूसरी तरफ आप चल जाइए बिहार, आप जीत करके कितना आए थे? 17 सीट। इस बार कितना जीते? 12 सीट। गठबंधन में कितना जीत करके आए थे नीतीश कुमार को अगर माइनस कर दे तो, चूंकि नीतीश कुमार अपनी 16 सीटों के साथ अलग हो गए थे। बिल्कुल। तो आपके पास कितनी सीटें थी? 12 और 6 18, सॉरी 17, 6, 23 सीटें थी जी, यानी 17 सीटें आपकी अलग थी। तो निश्चित रूप से 50% के लगभग 40% के आसपास सीटें आपकी कम थी। इस बार आप मात्र 12 सीटें जीत करके आए हैं। अगर बाकी लोगों को माइनस कर दिया जाए तो आपके पास कितनी सीटें हैं? फिर तो 50% से भी ज्यादा आप बिहार में लूज कर गए हैं। बिल्कुल। 10 सीटें जीत करके विपक्ष आया है, 12 सीटें जीत करके नीतीश कुमार आए हैं आपके बराबर, 5 सीटें जीत करके चिराग पासवान आए हैं, तो 12, 5, 17 तो यही हो जाता है। 17, 10, 27, 13 ही सीटें जीत करके आप आए हैं, यानी 40%। यानी यहाँ भी नीतीश कुमार अपने मकसद में कामयाब हो गए, जो उन्होंने 2024 के चुनाव से पहले महागठबंधन में रहकर, इंडिया गठबंधन में रहकर के जो प्लान बनाया था। बात हम बंगाल की कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से आप जीत करके कितना आते हैं? 12 सीट। 6 सीटें पिछली बार से लूज कर जाते हैं, और यहाँ ममता बनर्जी 29 सीटें जीत करके आती हैं। तो सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार ने प्लान बनाया था, नीतीश कुमार के नहीं रहने पर भी, जब इंडिया गठबंधन उस प्लान पर काम करके आपको 50% के आसपास डाउन कर सकता है, तो आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बिना नीतीश कुमार के प्लानिंग के आप कोई भी स्ट्राइक सर्जिकल करिए या जो करिए नहीं कर सकते हैं, फेल हो सकते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात कि आरएसएस की बात हम कर रहे थे। अब बिहार तो आपने फतह कर लिया, एक स्ट्रेटजी आरएसएस की थी और दूसरी स्ट्रेटजी नीतीश कुमार की थी। दो जगहों का आप सिक्का अंचलुआ जो होता है, खोटा सिक्का जो होता है, उसमें देखिएगा कि एक साइड ओरिजिनल, एक साइड डुप्लीकेट होता है। बिल्कुल। तो जो यह पूरा डुप्लीकेट होता है तब भी उसको खोटा सिक्का कहते हैं।
यहां नीतीश कुमार के नहीं रहने से भारतीय जनता पार्टी काफी कमजोर हो जाती है। और खास करके हिंदी पट्टी के क्षेत्रों में नीतीश कुमार का अपना एक अलग महत्व है, पहचान है, क्योंकि नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे नेता है, एकमात्र नेता मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे नीतीश कुमार है, हमारे बिहार के, तो मैं इसलिए कहता हूं कि एकमात्र ऐसे नेता हैं जो बेदाग छवि के हैं, जिनके किसी भी कैरियर में कहीं भी कोई दाग नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की महत्ता, उनकी आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को कितनी है, ये अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस समझते हैं, भली बात ही जानते हैं वो। आरएसएस और नीतीश कुमार का एक ही दबाव था कि ये 5 पांडवों की जो जोड़ी है ये टूटनी नहीं चाहिए, चाहे इसके लिए समझौता कहीं भी करना पड़े। आपको याद होगा मैंने कहा था बहुत पहले जी, 2025 के चुनाव से पहले, मैंने 2024 के चुनाव के समय ही ये बात कह दी थी कि इस बार नीतीश कुमार जब एनडीए में आए हैं, तो एनडीए में आए तो नीतीश कुमार 2025 का चुनाव भी सोच करके आए हैं एनडीए में कि 2024 का रिजल्ट जो हो, 2025 का रिजल्ट उनके फेवर में होगा और नीतीश कुमार बेहतर प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि जो ये गठबंधन मुझे नजर आ रहा है, ये नीतीश कुमार की दृष्टि और बिहार की दृष्टि से बड़ा मजबूत गठबंधन दिखाई दे रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार का वोट जो कट के गया था, जिसके चलते 43 पे वो 2020 में आ गए थे, वो उनको झेलने को नहीं मिलेगा। और जितनी सीटें उनकी घटी हैं, 30-32 सीटें वो गेन करेंगे। बिल्कुल। और बिल्कुल वैसा ही हुआ जी। नीतीश कुमार उन सभी सीटों को 36-37 सीटों को फिर से गेन करके 40 सीटों को आए। तो सिंपल सी बात यह है कि 40-42 सीटें जो वो बढ़ी उनकी, उसके पीछे का स्ट्रेटजी वो पहले बना चुके थे। अब ऐसे में सिंपल सी बात यह है कि इस स्ट्रेटजी पर आरएसएस ने जो रिसर्च किया, आरएसएस ने विभिन्न एजेंसियों के अलावे, आप समझिए दो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी, विपक्ष कहां कमजोर हुआ, आरएसएस कहां आगे निकल गया। वो गाना दुनिया जहान, ये तो एक परसेप्शन है, इसको तो एक तरह समझिए तो एक वेपन बनाया गया चुनाव के लिए, हथियार। जी निश्चित रूप से, जिसमें आप लोग भी उसके जिम्मेवार हैं। आप लोगों ने भी इन गानों को लेकर के, इन चीजों को लेकर के लोगों से पूछा भी, लोगों ने उसका जवाब भी दिया, लोगों ने अपने बात को रखा, पुराने संस्मरण याद किए। कई बुजुर्ग लोगों ने कहा कि नहीं बाप रे बाप फिर से आ जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नए पीढ़ी के लड़कों ने युवाओं ने ये बात कही कि भाई नहीं, हम फिर से वो जंगल राज नहीं चाहते हैं। और बिल्कुल ऐसे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने मिल करके उसको और ज्यादा प्रचारित कराया, तो इसका एक इम्पैक्ट तो पड़ा ही। लेकिन ये सिर्फ इसके चलते अगर चुनाव हार जीत का बात किया तो ये संभव नहीं था। बिल्कुल। इसमें था क्या कि सबसे पहले आरएसएस और नीतीश कुमार ने जो एजेंडा बनाया था, आरएसएस ने ग्राउंड जीरो पे जाकर के लोगों से बात करके और ये तय किया था कि लोग चाहते क्या है। बिल्कुल। लोगों को जब 11 साल का जश्न मनाया जा रहा था और दिल्ली में अमित शाह ने पत्रकारों को, सोशल मीडिया पत्रकारों को बुलाया था, इन्फ्लुएंसर को बुलाया था, तो उन्होंने और कुछ नहीं पूछा था, उन्होंने यही पूछा था कि हमें और क्या करना चाहिए। बिल्कुल। हमारे संपादक नमन जी ने सिर्फ 3 बातें कही थी, आप कैसे तेजस्वी से सामना करेंगे, क्योंकि तेजस्वी ने 2020 में आपको पूरी तरह से परास्त कर दिया था। कहा तो ये भी जाता है तेजस्वी यादव के द्वारा आपने घालमेल करके सरकार बनाई है। दूसरी बार नीतीश कुमार आपके साथ अलग हो गए थे इसी 5 साल के कार्यकाल में, फिर से वापस आए हैं, कितना संतुष्ट हैं आप? कौन सी ऐसी योजना आपके पास है जो तेजस्वी यादव के साथ आप मुकाबला करेंगे? क्षेत्रीय मुद्दों को कैसे आप, क्योंकि तेजस्वी के पास कई मुद्दे थे। और उन्होंने ये बात कही थी, नमन जी ने जब उनसे सवाल पूछा था तो उन्होंने ये बात कही थी कि नमन जी मैं बिहार आऊंगा तो आपके सभी सवालों का जवाब लेकर के आऊंगा। और वो जवाब क्या था? जब नमन जी ने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि मुझे जो जानकारी है कि 24 तरह की आप योजना, 2 दर्जन आपके पास योजनाएं हैं जो बिहार में गेम चेंजर साबित होगी, वो क्या क्या योजनाएं हैं? कुछ तो हम बता चुके हैं, कुछ तो आप शुरू भी कर चुके हैं, आने वाले 4 महीनों में, 3 महीनों में आप कौन सा योजना लाएंगे? उसका भी उन्होंने कहा था कि मैं आपके सामने क्यों डिस्क्लोज करूं, कोई अपनी रणनीति बताता है क्या? लेकिन हमें वो जानकारी मिल चुकी थी और हमने आपको बताया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ग्राउंड लेवल पे जाकर के काम कर चुकी है कि नीतीश कुमार से क्या क्या अनाउंसमेंट कराना है, कौन सी घोषणा करानी है और किस योजना के तहत इस एनडीए गठबंधन को फायदा मिलेगा। ये भी रहा। अब इस बिहार वाली जो स्थिति है और नीतीश कुमार का जो विजन है, सोच, भारतीय जनता पार्टी समझ गई है कि नीतीश के पास वो विजन होता है जिससे वो आगे की सोच रखते हैं और उस आगे का रास्ता तय करते हैं। बिल्कुल। जिसके तहत उन्होंने भाजपा के साथ रह करके भी कमजोर कर दिया। बिल्कुल दूरदर्शी है नीतीश कुमार। मात्र 17, 18, 19 महीनों में जिस तरह से अलग रह करके उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई, वो काफी भारी पड़ा।
अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें आरएसएस ने नीतीश कुमार को हर हाल में रखने के लिए साथ कहा है। बंगाल चुनाव और उत्तर प्रदेश के चुनाव में नीतीश कुमार की भूमिका महत्ता बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि जो बिहारी मूल के लोग हैं या फिर हिंदी पट्टी के लोग हैं वो नीतीश कुमार को आज भी आइकॉन मानते हैं। नीतीश कुमार जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तब तक ये लोग मानते हैं कि कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी अपने उस एजेंडे को नहीं कर पाएगी जो नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं या आम जनता के हित में नहीं है। नीतीश ने ऐसा किया भी है। इन सभी बातों के साथ साथ जो पश्चिम बंगाल में आरएसएस ने अपना हेडक्वार्टर के साथ साथ अब अपना 3 अलग अलग सेक्टर में कार्यालय भी बनाया है। पहला, बंगाल में जो संघ का सबसे प्रमुख कार्यालय है वो कोलकाता में बनाया गया है, उसका मुख्यालय जो है एक्टिव हो चुका है। और पश्चिम बंगाल के वर्धमान में दूसरा, मध्य बंगाल के लिए मध्य बंगाल में कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाए, वहां आरएसएस का दूसरा जो ऑपरेशन चालू हो चुका है, ऑपरेशन बना है। तीसरा जो है सिलीगुड़ी में बनाया गया है। और आप समझ सकते हैं ये 3 आरएसएस के कार्यालय खुलने के मतलब क्या हो सकते हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आरएसएस को ये लग चुका है कि वहां की जनता चाहती है कुछ बदलाव। अब इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी किस तरह से और आरएसएस किस तरह से सामंजस्य बिठा करके पश्चिम बंगाल के लोगों के से बात करती है। बिल्कुल। दूसरी तरफ एक डर, एक संशय निश्चित रूप से अखिलेश के चेहरे पर नजर आया। 2027 में वहां भी चुनाव है, 2026 में जहां बंगाल में है वहीं 2027 में उत्तर प्रदेश में भी है। और इसी लपेटे में उत्तर प्रदेश की भी रणनीतियां बनाई जाने लगी हैं। यहां से सीधे आप उठ करके अगर बंगाल जाते हैं, जैसे ही आप पूरब का रुख करते हैं तो आपको सबसे पहला स्टेट जो मिलेगा वो बंगाल मिलेगा। बिल्कुल। और बंगाल बिहार से बहुत सटा हुआ है। बंगाल और बिहार में बहुत सारी समानताएं हैं। बंगाल से ही कट करके बिहार बना है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उस परिसीमन की भी बात नहीं आती है। बिहार के 90% जो वहां मजदूर आप खोजेंगे, वहां कामगार खोजेंगे तो आपको बिहारी ही मिल जाएंगे, उत्तर प्रदेश के मिल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कई ऐसे क्षेत्र हैं, 30 से 40 ऐसे विधानसभा हैं जहां बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग, हिंदी पट्टी के लोग, हिंदी भाषी लोग वहां प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। अपना घर बना लिया है, वहां रहने लगे हैं, वहां काम करते हैं, वहां के वोटर हैं। तो उन लोगों को नीतीश कुमार अगर साथ में है तो कॉन्फिडेंस मिलेगा। दूसरी, मतुआ समुदाय के लोगों को जिस तरह से अपना बनाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि आरएसएस ने एक एजेंडा दिया है कि क्यों ना उन लोगों को जो रोहिंग्या हैं वगैरह हैं, बांग्लादेशी है, भाग करके आए हैं, लंबे समय से रह रहे हैं, उन लोग जो अधिकारों का हनन कर रहे हैं, लोकल वहां के लोगों को, उन लोगों को जगाया जाए कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कैसे इसको देखते हैं। तो उन लोगों को ये भावना जगाई जाए कि आपके अधिकारों का हनन ये लोग कर रहे हैं, तो इन लोगों को हम अगर अलग कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। हम आएंगे तो इन लोगों को अलग करेंगे। एक एजेंडा ये भी होगा। बिल्कुल वही एजेंडा उत्तर प्रदेश में हुई होगा। आपने अब तक देखा कि इतना सब कुछ हमने किया, इससे उत्तर प्रदेश क्या बदला। उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़े, जैसे ही राम मंदिर का निर्माण हुआ उसके बाद से वहां के लोगों में रोजगार बढ़ा है। बिल्कुल। हिंदू मुसलमान कोई भी हो, रोजगार उनके बढ़े हैं। मुसलमानों की दुकान बहुत भारी संख्या में है, जिस क्षेत्र में ये रामलला का मंदिर बना है, बिल्कुल भारी संख्या में लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों को क्या चाहिए, तो लोगों को एक बेहतर जीवन स्तर चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा लिबरल हुई है, जिसको लेकर के आरएसएस ने भी उसका स्क्रू जो टाइट किया है। तो सभी चीजें घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं संघ का जो सीक्रेट प्लान है वो प्लान अब सतह पे आने लगा है। और रडार पर निश्चित रूप से 2 लोग तो जरूर हैं और दोनों को यह एहसास हो गया है। नीतीश कुमार जब तक भाजपा के साथ हैं, आरएसएस संतुष्ट है कि हम दोनों किला इस बार फतह करेंगे। और इसी ढर्रे पर चल रहा है। 2024 एक ऐसा जगह था जहां भारतीय जनता पार्टी ने सीखा कि चुनाव में किस तरह से साम दाम दंड भेद और मैत्री की जाती है। बिल्कुल। मैत्री वाला जो उसका फॉर्मूला है ना, वो ज्यादा काम कर गया। और उस काम को लेकर के अब छटपटाने से कुछ नहीं होगा, स्ट्रेटजी बनानी होगी और काट खोजना होगा कि आरएसएस, भाजपा और इन दोनों से बड़ा जो ये 5 पांडवों का बिहार वाला जो नेक्सस है ना, जिसमें नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं, इन लोगों को तोड़ा जाए। मैं बार बार बता रहा हूं कि इन सभी को, पिछली बार आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार को नहीं मिला था मौका चुनाव लड़ने का, पश्चिम बंगाल में नीतीश कुमार लड़ना ही नहीं चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो तय मान के चलिए कि इस बार इन लोगों को भी कुछ ही सीटें हो, एक समझौते के तहत सीटें दे करके चुनाव लड़ाया जाएगा। और ये दर्शाने की कोशिश की जाएगी कि
एनडीए गठबंधन इंटैक्ट है, एकजुट है। वो और एक ही है। महागठबंधन और इंडिया गठबंधन की तरह नहीं बिखरा हुआ है। बिहार में भी बिखरा हुआ था, दोनों राज्यों में भी बिखरा हुआ दिखाने की कोशिश की जाएगी और इस स्ट्रेटजी पर आरएसएस काम करना शुरू कर चुका है। अंत में नीतीश कुमार का जो तड़का लगेगा तो स्वाद बढ़िया आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो चलिए अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ऑपरेशन लोटस जो है वो सक्सेसफुल होती है या ममता बनर्जी जो है वो अपनी जीत को बरकरार रखेंगी। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल स्टोरी देख रहे थे, माफ करिएगा इनसाइड स्टोरी देख रहे थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।